अस्सलामुअलैकुम। आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम सुबह बखैर पाकिस्तान और मैं हूं सामिया राशिद। आप सबको बहुत बहुत सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग और कैसी गुजर रही हैं गर्मियां? जी बिल्कुल, गर्मी का मौसम है। इसमें अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, हम डेली आपसे कहते हैं। लेकिन इस दफ़ा जो वेदर है वो क्लाइमेट चेंज की वजह से थोड़ा सा इंटेंस है। लाइक अगर गर्मी पड़ रही है, धूप है दिन में तो बहुत तेज़ है, और अगर मौसम अच्छा हो रहा है तो उसमें भी जो है आप देखें बहुत शिद्दत के साथ तूफ़ान आ रहे हैं, स्टॉर्म्स हैं, और फिर कुछ पता नहीं चलता कब किस तरह का मौसम हो जाए। तो एनी हो, बदलता मौसम भी जो है बार बार ये भी इतना अच्छा नहीं होता, तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, डिहाइड्रेट मत हों। हम डेली इस टॉपिक के हवाले से आपके साथ डिस्कशन करते हैं, गेस्ट भी आते हैं, तो गपशप आप लोगों के साथ चलती रहेगी। हम अपने शो को मूव ऑन करते हैं। हमारे साथ अभी जी मौजूद है राना उमैर, रिपोर्टर हैं रोज़ न्यूज़ से। ट्रंप ने ईरान माहदे पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत कर दिए हैं, तकरीब में शिरकत नहीं करेंगे। इस हवाले से राना उमैर साहब क्या कहेंगे आप? थैंक यू मैम सो मच। वो कहते हैं कि अमन का सूरज फाइनली तुलू हुआ। पाकिस्तान की एक बड़ी कामयाबी है। बिल्कुल। पाकिस्तान की तरक्कारी बहुत बड़ी है, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और जो हमारे वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार हैं, इन तीनों की कोशिशें रंग लाई। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है अगर अराउंड द वर्ल्ड देखा जाए तो। बरतानिया ख़बर एजेंसी के मुताबिक डिजिटल सिग्नेचर हो चुके हैं ईरान और अमेरिका के बीच, और फाइनली जुमे वाले दिन 19 जून को जनीवा के अंदर दस्तखत तकरीब होगी, जिसमें दोनों ममालिक के जो सरबराहान हैं वो शरीक होंगे। पाकिस्तान से जो एक कामयाबी का सफ़र शुरू हुआ, उसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी शरीक होंगे, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और जो इसहाक डार हैं वो भी शरीक होंगे। तो ख़बर एजेंसी के मुताबिक बरतानिया की जिसमें सिग्नेचर किया, उसमें अमेरिका के नायब सदर जेडी वेंस थे, और जो ईरान की जिन्होंने क़यादत की उसमें जो पार्लियामेंट के स्पीकर हैं बाकर कालिबाफ वो शरीक हुए। तो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, मेजर डेवलपमेंट है। 3 से 4 चीज़ें जो कंट्री को चाहिए होती हैं आफ्टर एमओयू साइनिंग, जिसमें सबसे बड़ी चीज़ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में, फिर मुआशियत का सर्कल डिस्टर्ब हुआ, फिर इकोनॉमिक फ्रेमवर्क डिस्टर्ब हुआ। जितनी भी चीज़ें हैं, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हो गए। अब गुज़िश्ता रात ही जो अमेरिका के सदर हैं उनकी जानिब से कहा गया कि अब नाए हुर्मुज़ खोल दी जाएगी। जो बहरी पाबंदियाँ थी ईरान की वो भी ख़त्म होंगी, जिससे जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो भी खुशाइन चीज़ इसको करार दे रही है अराउंड द वर्ल्ड। क्योंकि ये जब बिज़नेस की बात होती है तो वो अब नाए हुर्मुज़ जब बंद होगी तो वहाँ से ही गुज़र के वो सर्कुलेशन शुरू होती है। जिस तरह पाकिस्तान की गुज़िश्ता 2 मंथ की अगर बात की जाए तो बहुत ज़्यादा चीज़ें डिस्टर्ब हुई, जिसमें पेट्रोलियम मसनूआत थी, जिसमें इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था, जिसमें इकोनॉमिक फ्रेमवर्क था, वो इस चीज़ को खुशाइन करार दी जा रही है। अब ये अगर मुआहिदा होपफुली इंशाल्लाह अगर जुमे वाले दिन ये मुआहिदा हो जाता है तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी ये सक्सेसफुल है, पाकिस्तान की हुँ। कंट्री के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए, अवाम के लिए। अगर ये एमओयू साइनिंग होती है तो ऑब्वियसली पेट्रोल की प्राइसेस डिक्रीज होंगी, वो कम होंगी। जो स्ट्रक्चरल इस वक्त फ्रेमवर्क पाकिस्तान का डिस्टर्ब हुआ है, या किसी भी कंट्री का जो इतनी डेवलप नहीं है, जो मुआशियत के लिहाज से इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, उनके लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ है ये। ओके, डेफ़िनेटली जी, ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, और हम कल से बहुत इसके ऊपर खुश हो रहे हैं। लेकिन ट्रंप की जो हिस्ट्री रही है वो थोड़ी-सी, वो कहते हैं ना, डाउटफुल रही है। और इलेक्शंस होने जा रहे हैं तो बहुत सारे दुनिया, आप कह रहे हैं दुनिया में लोगों की ये राय भी है कि ये ट्रंप की एक स्ट्रैटेजी भी हो सकती है कि फिर दोबारा से ये वॉर ना स्टार्ट हो जाए। अगर ट्रंप नहीं भी करता तो इज़राइल और इंडिया जो हैं, आपको पता है ये काफ़ी फ़सादी हम इनको कह सकते हैं कंट्रीज़। तो इज़राइल के हवाले से क्या आपके आपकी ओपिनियन है, मैं कहूँगी वो पूछना चाहूँगी कि इज़राइल आपको लगता है क्या इन फ्यूचर वो दोबारा से कोई ऐसा कदम उठाएगा? देखिए, कह सकते हैं क्योंकि हिस्ट्री जो नेतन्याहू की रही है वो इसी तरह की वायलेंस रही है, तशद्दुद वाली रही है। वो ये भी चाह रहे थे कि जो अमेरिका और ईरान के बीच ये सीज़ फायर हुई है 14 डेज़ की, जब पाकिस्तान ने पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ट्वीट की वजह से सदर ट्रंप ने सीज़ फायर की थी। वो पहले भी यही चाह रहे थे कि ये सीज़ फायर ना हो। जब 14 डेज़ कंप्लीट हुए, फिर वो जिसको हम एक लफ्ज़ कहते हैं उकसाना, तो वो ट्रंप को उन्होंने ट्वीट करके उकसाया कि जब जी, सीज़ बिल्कुल। फायर
पूरी हुई तो उसके बाद उन्होंने अटैक करना शुरू किए। तो नेतन्याहू की हिस्ट्री रही है और उनकी पूरी कोशिश होगी कि ये अमन ना हो। बट गुज़िश्ता रात हमने देखा कि बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक डिजिटल MOU साइनिंग हो चुकी है, जिसपे दोनों ममालिक के जो सरबराहान हैं बड़े, उनके दस्तखत हो चुके हैं। तो दस्तखत जब हो गए तो डेट अनाउंस हो चुकी है। होपफुल है इंशाल्लाह 19 जून को ये दस्तखत हो जाएंगे, जिसकी जो मेज़बानी है वो होस्टिंग पहले इस्लामाबाद कर रहा था, क्योंकि अब जिनेवा में है, तो उसके बावजूद इसकी होस्टिंग पाकिस्तान करने जा रहा है। एक बहुत बड़ी पाकिस्तान के लिए सफारत कामयाबी है, जिसमें बहुत से लोगों का की रोल रहा है। और हम होपफुल हैं अगर ये MOU साइनिंग हो जाती है तो बहुत सारी चीज़ें, चूँकि अभी गुज़िश्ता 2 से 3 दिन पहले बजट भी गुजरा, उसमें भी वज़ीर ख़ज़ाना मेंशन कर चुके हैं इस वक्त जो खित्ते में जारी कशीदगी है इसको कंट्रोल करने के लिए ये तकरीब होना बहुत ज़रूरी है। और इंशाल्लाह होपफुल हैं, सब यही दुआ कर रहे हैं कि 19 तारीख जल्द अज जल्द आए और ये मुआहिदा दस्तखत जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं। राना उमैर साहब, थैंक यू सो मच, आप आए और आपने रिपोर्ट जो है वो शेयर की इस हवाले से। जी हमारे साथ अभी स्टूडियो में मौजूद हैं मलिक उसामा शफीक, फ़िटनेस एक्सपर्ट हैं, और आज हम उनसे जानेंगे फ़िटनेस के हवाले से। ये बहुत ज़रूरी होता है, हम सब जो है इस मामले में जो है लेज़ी हो जाते हैं, और ख़ास तौर पर जो ख़वातीन हैं वो जो हैं वो बहुत ज़्यादा लेज़ी हो जाती हैं। मैं कहूँगी वो कहती हैं जी हमने घर को देख लिया या हमने बाहर का कोई काम कर लिया। और आजकल स्पेशली जब हमारा लाइफस्टाइल बहुत सेडेंटरी हुआ है और हम जो है सारा दिन कंप्यूटर पर बैठ कर काम कर रहे होते हैं, और उसके बाद हमारे मसल्स इस तरह पेन में मुब्तला होते हैं कि हम कहते हैं कहाँ से हो रही है पेन। तो आज ये सब कुछ जानेंगे हम उसामा से। सबसे पहले आपको उनसे मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी उसामा, ये जो पेन है ये यकीन करें दिल से निकला है, और ये अल्फाज हैं दिल से निकले। वाकई में हमारा यही लाइफस्टाइल हो चुका है, और मैं अभी आपसे बैक कैमरा भी यही डिस्कस कर रही थी कि क्या किया जाए। कभी नेक स्ट्रेन हो रहा है, कभी बैक एक हो रहा है, कभी आपको फुट स्ट्रेन हो रहा है। ये चीज़ें इतनी ज़्यादा हो रही हैं। सबसे पहले तो इसकी रीज़न पूछेंगे, और ये वाकई में मेरे साथ हो रहा है, तो मुझे बताएंगे इसकी क्या रीज़न्स हैं। क्या आपके मसल्स बहुत वीक हो रहे होते हैं, या आपका ये जो लाइफस्टाइल है सारा दिन कंप्यूटर पर काम करना, ऑनलाइन चीज़ों को देखना, इससे फ़र्क पड़ता है? क्या बैठ के सारा दिन काम कर रहे होते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि एक इंतहाई अहम मौजू पर आपने दावत दी। और ये सिर्फ आपका प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारे मोस्ट ऑफ द यूथ का प्रॉब्लम है। हालांकि हम यूथ जो है वो हर दौर में देखा गया कि यूथ सबसे ज़्यादा एक्टिव होती है, सबसे ज़्यादा फिज़िकली फ़िट भी यूथ ही होती है। लेकिन फ़िटनेस के मसाइल इस वक्त यूथ को सबसे ज़्यादा हैं, क्योंकि हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो शायद उस तरह की डाइट या उस तरह का लाइफस्टाइल एंजॉय कर चुके हैं, एक्सपीरियंस कर चुके हैं कि उनको समझ आ गया कि हमने अपनी बॉडी को किस तरह मेंटेन रखना है। और अब उनकी बॉडी उस मकाम तक पहुंच चुकी है कि उनको इतनी टेंशन नहीं रहती है। लेकिन जो हमारी यूथ है, डिजिटलाइज यूथ जिसको हम बोलते हैं, कि ज़्यादातर काम जो है ना उनका ऑनलाइन हो जाता है। इवन अब तो वो झाड़ू लेने जाने की भी ज़रूरत नहीं है, वो ऑर्डर कर दिया और घर पर झाड़ू भी पहुँच गया। तो ऐसे में यूथ की जो कहते हैं ना कि हमारी जब सेहतमंद जो जिस्म होता है वही जो है ना सेहतमंद एक्टिविटीज़ करवाता है। हमने कोई फ़ैसला करना है, कोई काम करना है, सोच विचार करनी है, कोई हमने फ़ैसला लेना है, हमारा अगर जिस्म मजबूत नहीं है तो हम ज़िंदगी में कोई भी काम परफेक्टली नहीं कर सकते। लेकिन अफसोस है कि सिरे से इसको इग्नोर किया जाता है। देखिए, डाइट प्लान बनाना, चीज़ों में आपने खाना पीना कम कर दिया, ये चीज़ें नेचुरल नहीं हैं। नेचुरल जो चीज़ है वो है एक्सरसाइज। हमने नेचुरल चीज़ को साइड पे कर दी है और जो आर्टिफिशियल चीज़ है उसको हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। अब हमारी बॉडी के जो मैकेनिज़्म है हमारा, वो इस तरह काम नहीं करता, वो इस तरह बना हुआ ही नहीं है। जब हम अपनी बॉडी के मैकेनिज़्म से ऑपोजिट काम करने लगते हैं तो फिर बॉडी मुखालफत करती है। वो कहती है कि भाई मैं कभी बाजू में तकलीफ है, कभी गर्दन में तकलीफ है, कभी टांगों में तकलीफ है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारा ब्लड जो है वो उस सर्कुलेट जो उसकी रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी की, उस तरह हो ही नहीं पाता। हो नहीं रहा। हम एक जगह पे बैठे हुए हैं और हम घंटों घंटों उसी तरह पे बैठे रहते हैं। मैं देख रहा होता हूँ जब क्लोजली हम यूथ को ऑब्जर्व करते हैं, जो रील स्क्रॉलिंग वाली जो जनरेशन है ना, तो वो ऑब्वियसली एक मिनट के जो 100 रील्स का टारगेट। कोई ऐसी एडिक्शन है कि जब आप खुद भी, मैंने नोटिस किया, पहले मैं इसके बड़े खिलाफ थी, मैं कहती थी पता नहीं लोग क्यों, मैंने खुद 1-2 दफ़ा नोटिस किया, मैं बैठी हूँ और फिर आपको टाइम का पता नहीं चलता, और हालांकि आप देख कुछ नहीं रहे होते, बिल्कुल उसमें कुछ दिख ही नहीं रहा होता, वो एक सेकंड में आपने, और आप ऐसे स्क्रॉल कर रहे होते, और उस
टाइम को आप देखिए वो कितनी जल्दी भागता है और 2 आवर्स आपको सिर्फ स्क्रॉलिंग पे लग जाते हैं। तो ये एक ऐसी बैड एडिक्शन, आई थिंक रील्स को तो स्टॉप हो जाना बिल्कुल। मैं अपने एक दोस्त को अपने साथ, मैं जहाँ पर जिम करता हूँ वहाँ पर मैं ले गया, तो मैंने कहा यार तुम यहाँ पर बैठो, उसने तो मेंबरशिप नहीं करवाई हुई थी, तो मैं एक्सरसाइज करने लग गया। तो मैं तकरीबन 50 मिनट्स की मैं डेली की सुबह वर्कआउट करता हूँ, तो वो 50 मिनट कहता हो भी क्या तेरा टाइम। मैंने कहा भाई आपको स्क्रोलिंग से फुर्सत मिले तो आपको टाइम का पता हो, यानी कि हम 50 मिनट में उसको स्क्रोलिंग का पता भी नहीं चला और मैंने 50 मिनट्स की फिटनेस अचीव कर ली। तो ये फ़र्क है कि हम अपने टाइम को यूटिलाइज किस तरह से करें। वाकई में हम इसको बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेते हैं अपनी सेहत को, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इस एडिक्शन से अपने बच्चों को भी थोड़ी सी उनको कंट्रोल करना सिखाएं। अच्छा, अगर आप जिस्मानी तौर पर फ़िट हैं तो डेफिनेटली आपकी उम्र में भी सुना इजाफा होता है, लेकिन उसामा कई दफ़ा ऐसा होता है कि लोग एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम्स का वो फेस कर रहे होते हैं हेल्थ के हवाले से। वो क्या रीज़न्स हो सकती हैं? देखिए मेन चीज़ जो है वो एक्सरसाइज नहीं है, मेन चीज़ ये है, मतलब अब ये ज़िंदा रहने के लिए कि मैं बात कर रहा हूँ, बिल्कुल हमारी बॉडी से जो सिग्नल्स आ रहे हैं ना, हम उन सिग्नल्स को पकड़ें। मिसाल के तौर पे हमारी बॉडी कह रही है कि आपको रिकवरी की ज़रूरत है, लेकिन हम कहें नहीं मैं तो भाई आज 10 घंटे एक्सरसाइज करूँगा। हमारी बॉडी कह रही है जी आपको प्यास लग रही है, नहीं वो पानी पीने की ज़रूरत नहीं, 2 घंटे बाद घर जाकर मैं पानी पी लूँगा। तो हमारी बॉडी जब भी कोई अंदर तब्दीली आ रही होती है तो हमारी बॉडी हमें सिग्नल्स देती है। मिसाल के तौर पे जब हमें प्यास लगती है ना, तो ये एक सिग्नल है, यानी कि अलार्म बज चुका है, यानी कि हमारी बॉडी ऑलरेडी डिहाइड्रेशन हो रही है हमारी बॉडी को, यानी कि पानी, असल में पानी की जो रिक्वायरमेंट है ना वो है कि प्यास लगने से पहले आप सिर्फ पानी पी लें। मैं तो कहता हूँ कि पानी की बोतल पास रखें, थोड़ा थोड़ा कुछ देर के बाद पीते रहें, ज़्यादा भी एकदम से नहीं, थोड़ा थोड़ा पीते रहें। लेकिन जब आपको प्यास लगी है ना तो वो अलार्म बज गया कि भाई अब आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन शुरू हो चुकी है। तो अब कुछ लोग होते हैं कि प्यास लगनी शुरू हो भी रहती है, उसके बाद भी घंटों घंटों बाद पानी पी रहे होते हैं, हालांकि अब बॉडी ने अलार्म दे दिया। और ये छोटी छोटी सी हमारी जो सुस्तियाँ होती हैं ये हमारी बॉडी में बड़ा बुरा असर करती है। आपने देखा है कि नौजवानों में कार्डियक अरेस्ट की इतनी ज़्यादा शिकायतें आजकल आ रही हैं कि 30-30 साल के नौजवानों को हार्ट अटैक हो रहा है और वो मौके पर उनकी डेथ हो रही है। सबसे बड़ी वजह मैं कहता हूँ कि एक माशरती प्रेशर एक अपनी जगह पर है, लेकिन अपनी सेहत का ख्याल ना रखना कि अपने आप को चीज़ों में। कार्डियक अरेस्ट की क्या रीज़न हो सकती है आपकी नज़र में? देखिए इसकी जो सबसे बड़ी रीज़न जो है वो ये है कि हम अपने खाने पीने की रूटीन का ख्याल नहीं रखते, यानी बेवक्त खाना और ज़रूरत से ज़्यादा खाना। यानी कि हमारा जो असल में खाना हमें चाहिए सुबह के टाइम पे, हम कहते हैं ना कि सुबह का आगाज़ अच्छे खाने से, वो पुराने बुजुर्ग कहते थे सिर्फ चाय पी रहे होते हैं, कॉफ़ी पी रहे होते हैं, हम वो हेल्दी डाइट ही नहीं ले रहे होते हैं। लोग सुबह कुछ खाते ही नहीं है, ऐसे निकल जाते हैं। वो पुराने बुजुर्ग कहते थे ना कि सुबह खाओ बादशाहों की तरह, दोपहर को खाओ वज़ीरों की तरह और रात को खाओ फ़कीरों की तरह। वो इस वजह से कहते थे, देखिए रात जैसे जैसे रात होती है ना, असर के बाद का टाइम, हमारी बॉडी में जो डाइजेशन है ना वो इतनी वीक होती जाती है। तो अगर लोग रात को, और आजकल तो खाना होता ही डिनर, बिल्कुल ऐसे ही है, डिनर पे जा रहे हैं और रात को 11-11 बजे तक। अब तो शायद तो वो रेस्टोरेंट्स थोड़े से जल्दी बंद हो जाती हैं तो 10 बजे तक हो गया, वरना तो 2-2 बजे भी। लेकिन फिर अब होम डिलीवरी शुरू हो गई है, रात को आप वेकेशंस चल रही हैं तो रात को लेट नाइट खाया जा रहा है। बैठे बैठे आपके मुंह में निवाला जा रहा है। यानी कि पहले तो चलो रात को खाना एक किसी हद तक इतनी बुरी चीज़ नहीं थी, जब गए हैं बंदे ने कुछ रोटी पकाकर खा लिया, कहीं बाहर से जाकर खा लिया, चलो वर्जिश हो गई है, बाहर निकल के थोड़ी बहुत वॉक हो गई। अब तो बैठे हुए बेड पे उसी तरह टांगे फैलाई और होम डिलीवरी हो रही है नीचे से, यार वो मेरा पार्सल आया वो जरा ऊपर पहुंचा दें और वहीं पर बैठे बैठे। अभी रिसेंटली एक न्यूज़ बड़ी सोशल मीडिया पर वायरल हुई, आपने भी देखी होगी कि पता नहीं रावलपिंडी में किसी झूले पे उस पे नौजवान बैठा था, यंग लड़का, और उसकी डेथ हो गई, उसको कार्डियक अरेस्ट हो गया। जब वो रुका तो डेफिनेटली वो ही वाज डेड। तो वो उसका प्रेशर जो आप कह लें जो राइड्स होती हैं, उस राइड का प्रेशर नहीं वो फेस कर पाया। क्या रीज़न हो सकती है? क्या उसकी हेल्थ का पहले से इशू था? क्या इसकी रीज़न्स हो सकती हैं कि इतना यंग एज में कि आप राइड में जो आपको डेफिनेटली सी बात है आप नहीं उसको अफोर्ड कर पाए। ये मुझे इसके तो एक बात याद आ गई, वो मुझे याद है मोबाइल गेम नई आई थी, PUBG मोबाइल एक नई गेम आई थी, तो लोगों ने उसका बड़ा बायकॉट करना शुरू किया था कि लोग इससे खुदकुशियां करने लग गए हैं। अच्छा। अपने करीबी लोगों को फायरिंग करके मारने लग गए हैं। अच्छा, ये बहुत सारी वीडियो गेम्स के बारे में आता है वैसे। हाँ, ये मैंने एक गेम के बारे में मैंने जब सुना था ना, तो मैं उस टाइम ये सोच रहा था कि यार मतलब लोग क्या समझते हैं कि ज़िंदगी में क्या वो सिर्फ एक गेम ही खेल रहा है, उसकी ज़िंदगी में कोई और चीज़ नहीं हो रही है कि जिसकी वजह से वो सुसाइड कर रहा है या किसी के ऊपर वो इस तरह उसको मार रहा है। तो ये उसी तरह कि हम ये समझते कि भाई जहाँ पर वो बैठे, मिसाल के तौर पर मैं पानी पी रहा हूँ ना, पानी पीते पीते अगर मुझे हार्ट अटैक हो गया तो वो कहेंगे पानी पीने की वजह से उसको हार्ट अटैक हो गया, लेकिन असल में उसके पस पर्दा और चीज़ें होती हैं। सबसे बड़ी चीज़ माशरती दबाव
और अपनी बॉडी को मोमेंटम में ना रखना, एक फ़्लो में ना रखना। देखिए हमारी बॉडी सामने से जिस तरह की दिख रही है, ठीक है हमारे 2 हाथ टूटे हुए नज़र नहीं आ रहे, पाँव हमारे लटके हुए नज़र नहीं आ रहे, लेकिन अंदर से जब बॉडी खोखली हो जाती है ना, तो वो आपको सामने से नज़र नहीं आती है। वो हमने बॉडी सिग्नल्स दे रही थी लेकिन हम वो सिग्नल्स कैच ही नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हमने अपनी बॉडी को, देखिए अगर हम 10 दिन रेस्ट करते हैं तो हम इतनी एनर्जी रिलीज़ कर देते हैं जितनी हमने 1.25 साल में अचीव की हुई होती है। अच्छा। 10 दिन में वो एनर्जी रिलीज़ करते हैं तो 1.25 साल में अचीव की हुई होती है। यानी कि हमने अपनी बॉडी को रेस्ट में रख के स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ना करके, कल भी मैं एक मौजू पर वीडियो बना रहा था कि एक 65 साल की खातून जो है उन्होंने स्कैन किया, उन्हें तो पता चला उनकी जो हड्डियाँ वो बिल्कुल बोसीदा होती जा रही हैं, उनके अंदर डेंसिटी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। उन्होंने उनको 3 महीने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करवाई, उनसे डेड लिफ्ट करवाई, उनको स्क्वाट्स करवाए। उनको 65 साल की खातून थी। जब उस कुछ महीने के बाद, 3 महीने के बाद उनको दोबारा एग्जामिन किया गया तो पता चला कि उनकी बॉडी उनकी एज से थोड़ी ज़्यादा, जो उनकी हड्डियाँ वो मजबूत होने लग गई हैं, उनकी हड्डियों में डेंसिटी आने लग गई है, कैल्शियम अकोमुलेट करने लग गई हैं। यानी कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, कुछ लोग होते हैं वो दिल को तसल्ली दिलाने के लिए ना सुबह निकल गए 1 किलोमीटर चल आया हूँ जी, मैं बस आज का कोटा पूरा हो गया, पूरा दिन इसी अकड़ में चलेंगे कि मैं 1 किलोमीटर चल आया हूँ। हालांकि वो भी ठीक है कि आप चले तो सही, उससे कम से कम ये कि बंदा एक्टिव है। लेकिन हमारी जो इंटरनल बॉडी जो है ना, बॉडी में जो स्ट्रेंथ आ रही है जिससे हमने अपने काम करने हैं, स्टेमिना बनाना एक अलग चीज़ है, लेकिन उस ताकत को अचीव करना एक अलग चीज़ है जो कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से आती है। देखिए अच्छी डाइट भी ज़रूरी है, वॉक करना भी ज़रूरी है, लेकिन मैं समझता हूँ, हालांकि मैं जब एथलीट था तो मैं उस टाइम कोचिंग में प्रॉपर नहीं आया था, तो मुझे लगता था कि यार बस मैं जो वॉक कर रहा हूँ ना, वो मैं स्प्रिंट कर रहा हूँ, तो यही मेरे लिए सबसे मतलब अच्छी एक्सरसाइज है। लेकिन जब मैं कोचिंग में आया तो मैंने स्टडी की तो मुझे पता चला कि यार स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो है, इसको बोलते हैं वुल्फ्स लॉ। ऑर्थोपेडिक में एक टर्म यूज़ होती है वुल्फ्स लॉ, कि यानी कि जब हम अपनी हड्डियों को प्रेशर डालते हैं, उनके ऊपर जोर डालते हैं, तो हमारी हड्डियाँ, उनमें डेंसिटी ज़्यादा होती है, वो कैल्शियम ज़्यादा अकोमुलेट करती हैं और हमारी बोन ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं। जब आपकी बॉडी इस हद तक अचीव कर चुकी है ना फिटनेस में, तो आप बहुत सारे मसाइल से कतरे दूर हो जाते हैं। हम माशरती दबाव को तो ये चीज़ें कम नहीं कर सकती हैं, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा है। आजकल नौजवानों के ऊपर 20-20 साल की उम्र में इतना माशरती दबाव है कि वो, हाँ वो अलग बात है कि वो उसके ऊपर इनिशिएट कुछ नहीं करते, लेकिन वो टेंशन लेकर ही अपने आप को खाते रहते हैं। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, यूनिवर्सिटीज़ में बच्चों के मेरिट पर नाम नहीं आ रहे। हमारे टाइम पर तो मुझे याद है कि 60% बड़ी एक ए ग्रेड बड़ी फर्स्ट डिवीज़न एक बड़ी चीज़ हुआ करती थी एक टाइम था। अब तो वो 90% की लाइनें लगी हुई हैं, 80% में ही कोई नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें छोटे छोटे बच्चों को प्रेशराइज कर रही हैं। इसमें वालिदैन और असातिज़ा उनको प्रॉपर रोल प्ले कर रहे हैं कि बेटा तुम्हारे 90% आए। एडमिशन की कितनी टेंशन है बच्चों को कि वो एडमिशन ही नहीं मिलेगा अगर आपने ये वाला स्कोर ना लिया। तो अच्छा इंसान बनने, माशरे का अच्छा शहरी बनने और अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होने के बजाय जो टारगेट जब आपका नंबर हो जाता है ना, तो ऑब्वियसली जिसने आपसे एक दिन ज़्यादा पढ़ा उसका आपसे 1 नंबर ज़्यादा हो जाएगा और आप मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। तो ये ऐसा माशरती दबाव है जो कि मैं कहता हूँ कि किसी भी तरह की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और एक्सरसाइज को कवर नहीं कर सकता। ये अपनी जगह पर ही है और इसी की वजह से ज़्यादा हार्ट अटैक आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, वॉक का या एक्सरसाइज का कोई खास स्पेसिफिक टाइम होना चाहिए या आप किसी भी टाइम पे कर सकते हैं? देखिए जो सबसे आइडियल टाइम है जो कि मैं प्रेफर करता हूँ, सुबह 6 से लेकर 9:30 बजे तक का टाइम और उसके बाद शाम के टाइम का, यानी कि ये वो टाइम है जिस टाइम आपकी डाइजेशन बहुत अच्छी फेज़ में होती है, आप अच्छी एनर्जी लगा सकते हैं, आपकी बॉडी ने रिकवरी की हुई होती है। शाम को हमने कैलूला किया हुआ होता है या हम ऑफिस से आए हुए होते हैं, हमारी बॉडी जहनी तौर पर रिलैक्स होती है कि अब हमने नेक्स्ट किसी जगह पर नहीं जाना वेंचर करने के लिए। ठीक है, सबसे मेन चीज़ होती है जहनी तौर पर बंदा रिलैक्स रहे एक्सरसाइज के लिए। बंदे को ये पता ना कि यार मैंने जल्दी एक्सरसाइज करो यार, ये मेरा फलाना बंदा वेट कर रहा है, फलानी मीटिंग है, ऑफिस पहुंचना है, स्कूल पहुंचना है, तो बंदा एक्सरसाइज प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकता क्योंकि जहनी तौर पर ही तैयार नहीं है। अब सुबह के टाइम पे जो लोग सेकंड टाइम जॉब करते हैं या फ्रीलांसर्स हैं जो कि जिनका काम ही सेकंड टाइम शुरू होता है कि गोरों की तो सुबह ही हमारी जरा शाम के टाइम। अच्छा, दैट्स रियली रॉन्ग। मैं अब इस चीज़ के इतने खिलाफ हूँ, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी मना करती हूँ कि ये खुदा के लिए अपनी हेल्थ पे वो काम जो ऑनलाइन है वो आप डे टाइम में भी कर सकते हैं, बिकॉज दे आर सो मेनी कंट्रीज देयर टाइमिंग्स मैच विद अस। लाइक ऑस्ट्रेलिया हो गया, सुबह फजर के टाइम से आप उठ जाएं, इसमें रात 16 फजर के टाइम से काम शुरू कर दें। आप यूके के साथ शुरू कर लें, कॉल सेंटर्स में देखें, कॉल सेंटर्स में पूरी कंट्रीज के साथ कर सकते हैं। इट्स नॉट मैंडेटरी कि आपने यूएसए या कनाडा के टाइमिंग्स के साथ ही मैच करना। बिल्कुल, लेकिन अब जो लोग कर रहे हैं ना, तो उनके लिए जो अच्छा, यानी कि जो लोग रात को 12-1-2 बजे तक जाकर सोते हैं, तो उनके लिए ज़रूरी है कि अगर वो 7 बजे एक्सरसाइज के लिए जा सकते हैं ना, तो वो कम से कम अपना दिन खुशगवार बना सकते हैं। कम से कम वो 7 बजे एक्सरसाइज करने के लिए जाएं
और जो ऑफिस गोइंग है, जो 9 to 5 जॉब करते हैं, वो 5 बजे आने के बाद ज़हनी तौर पर रिलैक्स होकर भी ऑफिस में सारा काम मैं कर आया हूँ, ऑफिस का काम साइड पर रखा और अपनी एक्सरसाइज शुरू कर दी। ये 2 टाइम हैं, और ये ऊपर नीचे की यानी कि क्रॉस में टाइम है जिनमें बंदा एक्सरसाइज करे तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रह सकती है। तो इसके साथ साथ मीनवाइल आप अपनी खुराक का भी ख्याल रखें। ये नहीं कि बंदा बिल्कुल ही जो है ना, उसने ना रिकवरी की हुई है ना कुछ खाया हुआ है और वो ट्रैक पे जाएगा तो फिर वो जैसे हम पहले बात करते हैं ना, कंधों पे वापस घर जाएगा। बस कंधों पे जी वापस आपने नहीं आना, घर अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच उसामा। इसके साथ ही टाइम होता है जी छोटी सी न्यूज़ ब्रेक का। स्टे ट्यून, मिलते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। हम आ चुके हैं वापस और हमारे साथ अभी जूम पे मौजूद हैं ज़फ़रुल हसन, सीनियर इकनॉमिस्ट हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि स्टॉक मार्केट की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो मुल्की हालात पर जो असरात डाल रही है उस सब के बारे में डेफिनेटली हमने जानना है। बजट भी आ चुका है, आज पंजाब का बजट भी आ रहा है, तो इस हवाले से उनसे जानेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी ज़फ़र साहब, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट की ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है हम जानना चाहते हैं, और इसके साथ साथ जो स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी देखने में आ रही है, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? इसमें देखिए, स्टॉक मार्केट का रियल इकोनॉमिक्स से जो है ना वो ज़्यादा खास ताल्लुक नहीं। हमारी जो कंपनीज हैं, तो तकरीबन कोई 10 कंपनीज ऐसी हैं जिनमें ज़्यादा ट्रेडिंग होती है, और वो चूँकि जनरल पब्लिक ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होती, और उसके फैक्टर्स ऐसे ही होते हैं कि जी बजट में अगर कहीं दूसरी इकोनॉमिक एक्टिविटी की तरफ रिसोर्सेज चले जाएं तो स्टॉक मार्केट पे अवेलेबल नहीं होंगे। जब स्टॉक मार्केट पे अवेलेबल नहीं हो तो वहाँ पे मंदी हो जाती है। और अगर कोई अच्छी न्यूज़ आ जाती है, जैसे पाकिस्तान के बाहर से कोई चीज़ आने के इम्कानात हैं, इन्वेस्टमेंट आने के इम्कानात हैं, कोई जैसे ईरान का तनाज़ा है अभी जो वो रिजॉल्व होने की तरफ जाएगा, तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव नोट लेगी। लेकिन ये है कि वो रियल इकोनॉमिक इंडिकेटर से ज़्यादा जो है ना वो इतना अलाइन नहीं। ओके तो आप क्या समझते हैं कि ये जो कंपनीज के शेयर्स हैं इसकी जो ख़रीदो फरोख्त है, ठीक है, इसमें सबसे बड़ी जो कंपनीज होती हैं सिर्फ उनको देखा जाता है, जो आई थिंक टॉप 100 कंपनीज होती हैं, तो इस हवाले से किस तरह चल रहा है ये सारा काम? आप समझते हैं कि ये जो अभी जंग बंदी हुई है और ये जो इतनी खुशखबरी मिली है, इसके बाद भी कोई इफेक्ट्स आएंगे स्टॉक मार्केट पे? इसमें जाहिर है कि अभी इस वक्त थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है, तो वो अब डिसाइड कर रहे हैं कि किस तरफ जाती हैं चीज़ें। तो उस वक्त थोड़ा सा जो वेट एंड सी, और फिर एकदम एक मोमेंटम बिल्ड होता है। तो इसलिए मेरे ख्याल में इस वक्त थोड़ा सा जो ना वो जैसे मॉनेटरी पॉलिसी के ऐलानात हैं, कोई करंट अकाउंट के फिगर हैं, कोई इस तरह की जो फिगरें इकॉनमी की आ रही होती हैं, कोई इंटरनेशनल हालात हो रहे होते हैं, डोमेस्टिक पॉलिटिकल इवेंट्स हैं, तो वो मिल के थोड़ा सा डिसाइड करते हैं। और ये 100 कंपनीज से अब हम 30 कंपनीज पे आ चुके हैं, और 30 में भी मेरे ख्याल में 10 एक्टिव जो है ना वो ट्रेडेड हैं, और बाकी थोड़ी बहुत ट्रेड जो है ना वो होती है। तो इसलिए ये कंपनियां जो है ना बड़ी नेरोली बेस्ड हैं, तो वो स्टॉक मार्केट पे नई लिस्टिंग भी इतनी ज़्यादा नहीं हो रही। तो उसके क्या रीज़न है? न्यू लिस्टिंग ना होने की क्या रीजंस हैं? उसमें वजह है कि हमारी जो कंपनीज में जो ज़्यादा जो है स्टॉक मार्केट पे से थ्रू कैपिटल उठाने का रुझान नहीं है। दूसरा ये कि दुनिया में सारी जगह पे जो प्राइवेट कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट होती है वो हमारे यहाँ नहीं है इतनी एक्टिव। और दूसरा ये कि जो गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट जो कर्जे लेती है उसकी भी बड़ी एक्टिव मार्केट्स होती हैं, वो भी हमारे यहाँ नहीं है। तो हमारे यहाँ बिल्कुल जो ले दे के स्टॉक मार्केट रह जाता है, और वहीं वहाँ पे चंद प्लेयर्स, तो इसलिए बड़ी नेरोली बेस्ड है हमारे यहाँ। ओके तो आप क्या समझते हैं इंडेक्स पॉइंट्स जो हैं और शेयर में हैं उनमें इजाफा हो रहा है या कमी वाक़या हो रही है? इसमें टेम्परेरी जो है वो इजाफे हो जाते हैं। जैसे अभी इवेंट आ रहा है, इसका एक मेरे ख्याल में आज मार्केट पे, अभी मैंने मार्केट नहीं देखी, लेकिन ये मेरे ख्याल में मार्केट पे थोड़ा सा पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। जो ईरान और अमेरिका की जो है के दरमियान में सुलह के जो सूरत हाल बनी हुई है, बीच में थोड़ा सा इजराइल की तरफ से थोड़ी सी जो होती है इसको सैबोटाज करने की एफर्ट्स होती हैं, वो थोड़ी सी नर्वसनेस क्रिएट करती हैं ग्लोबली। तो यही सारे फैक्टर्स जो है ना हमारे यहाँ भी इम्पैक्ट कर, लेकिन हमारे यहाँ डोमेस्टिक फैक्टर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस वक्त। ओके हमारे यहाँ अवेयरनेस की भी बहुत कमी है, इस हवाले से क्या कहेंगे?
हाँ, इसमें जो है अवेयरनेस बहुत, आम आदमी उस तरह स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट नहीं कर रहा। बहुत थोड़े लोग जो हैं जो कि स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट करते हैं। अब तो हालांकि सिक्योरिटी वगैरह भी बहुत अच्छी होगी इन्वेस्टर की, तो लेकिन इसके बावजूद भी लोग नहीं, उस तरह रुझान नहीं हो रहा। इस पे एजुकेशन की जरूरत है लोगों को कि भाई वहां से क्या मिल सकता है। ओके आम आदमी को तो बिल्कुल फ़ायदा नहीं होता, वही बात है, क्योंकि अवेयरनेस की कमी समझ लें या फिर उसको समझ, अवेयरनेस की कमी हम ज़्यादा कहेंगे, शायद उसको समझ हो तो शायद वो इसमें भी कुछ पार्टिसिपेट करे। तो क्या समझते हैं, आम आदमी को तो इस मार्केट से कोई फ़ायदा नहीं होता, तो इसका फ़ायदा कहाँ होता है? इसका फायदा जो है, जो हमारे यहाँ बड़ी बड़ी ब्रोकरेज हाउसेज हैं, उनको होता है। उसमें फिर ये कि कुछ सेलेक्ट ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको होता है। हालांकि अभी गवर्नमेंट ने सीडीसी के जो है अकाउंट्स बनाने के और काफ़ी कुछ कई सालों से जो है ना वो गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, लेकिन उसका ऐसा कोई खातिर ख्वाह जो है वो फ़ायदा जो है वो ज़्यादा ब्रॉडनिंग नहीं हो सकी। उसमें ये कि ओवरऑल जब फाइनेंशियल मार्केट में डिफरेंट प्रोडक्ट्स आएंगे, जैसे कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट साथ चल रही हो, इधर गवर्नमेंट की बॉन्ड मार्केट साथ चल रही हो, तो उससे ज़्यादा फायदे आते हैं। जैसे म्यूनसिपल बॉन्ड का हमारे यहाँ रुझान नहीं है, तो वो फाइनेंसिंग के लिए अगर स्टॉक मार्केट और कैपिटल मार्केट में आते हैं तो उसके ज़्यादा असरात होते हैं। वो हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेट नहीं है। ओके फ्यूचर में आप हमारी स्टॉक मार्केट को कहाँ देखते हैं? हमारी स्टॉक मार्केट वैसे तो अगर आप देखें कि जो ये इमर्जिंग मार्केट का इंडेक्स है उसमें बेटर परफॉर्मिंग है, कि जो कुछ अरसे से हम पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं कि बेटर परफॉर्मिंग स्टॉक मार्केट में शुमार होती है, जो इन ए सेंस के सरमाएदारों की जो है वो प्रोटेक्शन है, ज़्यादा पैसे जो है ना वो डूबते नहीं हैं। तो उस तरह के जो है ना प्रोटेक्शन वगैरह के जो सिस्टम है वो अच्छे हैं। तो उस तरह जो है वो उसमें जो इमर्जिंग मार्केट में परफॉर्मेंस है कि ज़्यादातर बहुत ज़्यादा जो है वो नीचे एकदम जो है ना नहीं जाती। तो उस तरह की जो है प्रोटेक्शन के हिसाब से देखें तो पाकिस्तान की एक इमर्जिंग मार्केट में वैसे स्टैंडिंग अच्छी है स्टॉक मार्केट की। ओके थैंक यू सो मच ज़फ़र साहब, आपने स्टॉक मार्केट के हवाले से आपने जो है रिपोर्ट शेयर की अपनी। जी नाज़रीन, ये तो आपने देखा जी स्टॉक मार्केट जो है हमारी किस तरफ को जा रही है। वही बात है, आम आदमी को इससे फ़ायदा नहीं होता, आम आदमी को किससे फ़ायदा होता है ये हमें समझ नहीं आता। ऐसे उनको अवेयरनेस इस चीज़ में भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन उनकी बुनियादी ज़रूरियात जब तक पूरी नहीं होंगी, जब तक बेसिक नीड्स हम अपनी आवाम की पूरी नहीं करेंगे, तब तक वो इन चीज़ों से उसको कोई मतलब नहीं, वो कोई इंटरेस्ट नहीं लेगी। तो किसी भी इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग करना है तो सबसे पहले उस नेशन की, उस मुल्क के लोगों की बुनियादी ज़रूरियात जो हैं वो उनको फ़राहम होनी चाहिए। तो नाज़रीन, इसके साथ ही आपके साथ न्यूज़ शेयर करूँगी मैं ईरान के हवाले से। ईरान को $300 मिलियन देने का झूठा प्रोपेगेंडा डेमोक्रेट्स फैला रहे हैं। जी ये बयान दिया है सदर ट्रंप ने। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को $300 मिलियन देने से मुतल्लिक़ ख़बरों को मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद करार देते हुए इसे सियासी प्रोपेगेंडा करार दे दिया है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर जारी बयान में कहा कि ये दावा कि अमेरिका ने ईरान को $300 मिलियन देने का फैसला किया है सरासर झूठ है, जिसे डेमोक्रेट्स ने जानबूझकर फैलाया है। उनका कहना था कि ईरान से मुतल्लिक किसी भी माली मुआवनत की खबर में कोई सदाकत नहीं और ना ही ऐसा कोई मुआहदा ज़ेरे गौर है। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि ईरान ने इस बात पर इत्तफाक किया है कि वो कभी भी जौहरी हथियार हासिल नहीं करेगा। तो जनाब ट्रंप ने तमाम दावों को झूठा करार दे दिया है और इनको इसके बारे में ये कहा है कि ये झूठा प्रोपेगेंडा डेमोक्रेट्स ने फैलाया है, जानबूझकर फैलाया है। तो बिल्कुल जी ये सदर ट्रंप की तरफ से बयान आ चुका है इसके हवाले से। इसके साथ ही नेतन्याहू ने कहा है कि जी अमेरिका ईरान मुआहदा तय पा गया, लेकिन इजराइल की जद्दोजहद अभी ख़त्म नहीं हुई। बिल्कुल, अपने फसाद को, अपने जुल्म और बर्बरियत को नेतन्याहू जो हैं वो जद्दोजहद का नाम दे रहे हैं। हालात देखें ज़रा आप। इजरायली सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए नेतन्याहू ने कहा कि उनकी हुकूमत का बुनियादी हदफ इजराइल को दरपेश वजूदी जौहरी ख़तरे का ख़ात्मा है।
पता नहीं नेतन्याहू को किस चीज़ का खतरा है। इजरायली वज़ीर आज़म ने अमेरिका और ईरान के दरमियान तय पाने वाले माहदे पर मुहतात रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि अगरचे सफारती पेशरफ्त हुई है लेकिन इसराइल की जद्दोजहद अभी ख़त्म नहीं हुई। इसराइल जो कि ख़ुद एक फितना है, जो कि ख़ुद एक ख़तरा है तमाम मुस्लिम उम्मा के लिए, तमाम अमन पसंद ममालिक के लिए, वो ये कह रहा है कि उसकी जद्दोजहद ख़त्म नहीं हुई क्योंकि वो जो जोहरी ख़तरा है ईरान की तरफ से उसका ख़ात्मा चाहता है। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अमेरिका और ईरान के दरमियान हालिया माहदे के बावजूद वाज़े किया है कि इसराइल ईरान को किसी भी सूरत जोहरी हथियार हासिल नहीं करने देगा और इस मकसद के लिए ज़रूरी इक़दाम उठाया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि इसराइल और अमेरिका की मुश्तरका कार्रवाइयों ने ईरान के जोहरी अज़ाइम को रोकने में अहम किरदार अदा किया और इसराइल को मुमकिना जोहरी तबाही से भी बचा लिया है। हमने अपने अहदाफ वाज़े तौर पर मुतय्यन किए थे और हम ईरान को जोहरी हथियार हासिल करने से रोकने के लिए जो कुछ ज़रूरी हुआ करेंगे। इसराइल खत्ते में ईरान और उसके इत्तेहादी ग्रुप्स की सरगर्मियों पर मुसलसल नज़र रखेगा और अपनी सलामती के लिए ज़रूरी इक़दामात जारी रखेगा। लबनान की सूरत हाल पर बात करते हुए नेतन्याहू ने दावा किया कि इजरायली फ़ौज ने उन इलाकों पर कंट्रोल हासिल कर लिया है जहां से हिज़्बुल्लाह इसराइल के लिए ख़तरा बन रही थी। उन्होंने ये भी कहा कि इसराइल लबनान के अंदर कायम किए गए सिक्योरिटी जोन्स में अपनी मौजूदगी बरकरार रखेगा। हम इन सिक्योरिटी जोन्स में हर कीमत पर मौजूद रहेंगे। इजरायली वज़ीर आज़म ने बराह रास्त अमरीका ईरान मुज़ाकरात पर कोई तनकीद नहीं की, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली क़यादत को ख़दशा है कि यह माहदा ईरान को इक़्तिसादी रिलीफ और सफारती फ़वाइद फराहम कर सकता है। ख्याल रहे कि इसराइल हमेशा से इस बात पर जोर देता रहा है कि ईरान की जोहरी सरगर्मियों और ख़ित्ते में उसके इत्तेहादी ग्रुप्स के किरदार पर सख्त निगरानी की ज़रूरत है। पता नहीं इसराइल पर ख़ुद कितनी निगरानी की ज़रूरत है। जो तो ये तो थी इसराइल के हवाले से ख़बर जो हमने आपके साथ शेयर की, जिसमें नेतन्याहू अपनी फसादी नेचर से बाज नहीं आ रहा और उसके बयानात से साफ लग रहा है कि वो इस माहदे से बिल्कुल भी खुश नहीं है और वो अभी भी जंग चाहता है, ईरान को नुकसान पहुँचाना चाहता है। सिर्फ ईरान को ही नहीं, आप देख सकते हैं जी, सारे ही ममालिक उसके लिए ख़तरा हैं। सिर्फ वही जो है वो बिल्कुल ठीक कर रहा है, बल्कि जद्दोजहद कर रहा है। हो ये तो इसराइल के हवाले से, नेतन्याहू के हवाले से हमने आपके साथ खबर शेयर की। इसके साथ जी आपको बताते चलें, सऊदीया समेत मुतअद्दिद अरब ममालिक में इस्लामी साल का आगाज़, कई ममालिक में तातील का ऐलान। सऊदी अरब, अमारात, कतर, कुवैत और बहरीन मुतअद्दिद इस्लामी ममालिक में नए इस्लामी साल 1448 हिजरी का आगाज़ हो गया। अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब समेत मुतअद्दिद अरब और खलीजी ममालिक में मुहर्रमुल हराम 1448 हिजरी का चाँद नज़र आ गया है। सऊदी सुप्रीम कोर्ट और रोयत हलाल कमेटीज़ की जानिब से चाँद नज़र आने की तस्दीक के बाद मंगल 16 जून 2026 को यकम मुहर्रम करार दिया गया। मुतअद्दिद अरब ममालिक ने नए हिजरी साल के मौके पर सरकारी तातील का ऐलान भी किया है। मुतअद्दिदा अरब अमारात यूएई में यकम मुहर्रम के मौके पर सरकारी और निजी शोबे के मुलाजमीन के लिए जो है वो छुट्टियां दे दी गई हैं। इसी तरह कतर और कुवैत में भी सरकारी इदारे नए इस्लामी साल के मौके पर बंद रहेंगे। बहरीन और अमान में भी तातील का ऐलान किया गया। पाकिस्तान समेत मुतअद्दिद एशियाई ममालिक में आज मुहर्रमुल हराम का चाँद नज़र नहीं आया, इसलिए इन ममालिक में यकम मुहर्रम मोरखा 18 जून बरोज़ बुध होगी। मुहर्रमुल हराम इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना है और इसे इस्लाम के 4 मुक़द्दस महीनों में शामिल किया जाता है। नए हिजरी साल का आगाज़ मुसलमानों के लिए रूहानी और तारीख़ी अहमियत रखता है, जबकि इसी महीने की 10 तारीख को योम आशूरा मनाया जाता है और जो कि इस्लामी तारीख़ में ख़ुसूसी मकाम रखता है। बिल्कुल जी, योम आशूरा भी आ रहा है और सब लोग जो है इस हुर्मत वाले महीने में बहुत इबादत करते हैं और ये वाकई में 4 उन हुर्मत वाले महीनों में शामिल होता है। इसीलिए हम तमाम मुस्लिम उम्मा बहुत रिस्पेक्ट करते हैं इसकी, और आपने देखा तमाम मुस्लिम ममालिक में तातील का ऐलान कर दिया गया है। इसके साथ ही जो टाइम होता है छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का, स्टे ट्यून, मिलते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक, हम आ चुके हैं वापस और हम आपके साथ शेयर कर रहे थे न्यूज़। और जी न्यूज़ सेगमेंट में आपको बताते चलें, बदलते हुए मौसम के हवाले से बारिश का सिस्टम पाकिस्तान में दाखिले के करीब है। पंजाब में मौसम जो है वो बदलने का अमकान है। बारिश का नया सिस्टम पाकिस्तान में दाखिल होने के करीब है, जिसके पेश नज़र पंजाब में मौसम बदलने की पेशगोई की गई है। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर समेत पंजाब भर में गर्द आलूद हवाएँ और बारिश बरसाने
आने वाला मौसमी सिस्टम पाकिस्तान की जानिब बढ़ रहा है, जिसके बायस आइंदा चंद रोज़ के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में मौसम की सूरत हाल तब्दील होने का अमकान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज लाहौर में मौसम जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा, जबकि शाम के वक्त कुछ बादल भी आ सकते हैं। मौसमियाती माहिरीन का कहना है कि आज सेंट्रल और अपर पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश का अमकान मौजूद है। लाहौर में भी कल हल्की बारिश मतवक्को है, जिससे गर्मी की शिद्दत में किसी हद तक कमी आ सकती है। माहिरीन के मुताबिक आज से लेकर 20 जून तक सूरज और बादलों के दरमियान आँख मचोली का सिलसिला जारी रहेगा। इस दौरान बाज़ इलाकों में धूप जबकि बाज़ मकामात पर बारिश मतवक्को है, जिसके बायस मौसम में वक्फे से तब्दीली देखी जा सकती है। महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि 16, 17 और 18 जून के दौरान पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं निस्बतन तेज़ बारिश का अमकान है। आज लाहौर में कम से कम दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का अमकान ज़ाहिर किया गया है। तो जी ये थी मौसम के हवाले से पेशगोई जो हमने आपके साथ शेयर की है। तो बहुत से लोग कह रहे थे जी अब क्लाइमेट चेंज की वजह से बारिशें जल्दी आ जाती है, मानसून का मौसम तो जी बिल्कुल जून में ही आ रहा है। और अब ये आप देख पाएंगे, हमने आपको बताया 16, 17, 18 जून के दौरान पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं कहीं निस्बतन हल्की बारिश जो है उसका अमकान है। और 20 जून तक जो है वो सूरज और बादलों का आँख मचोली का साथ रहेगा। इसके साथ आपको बताते चलें जी गर्मी की शिद्दत में आपको क्या क्या लेना चाहिए और क्या वो ग़ज़ा होनी चाहिए या क्या वो मशरूबात होने चाहिए जिससे आपको ठंडक का एहसास हो सके। तो गर्मी से निजात का कुदरती नुस्खा है इमली और अदरक का ठंडा शरबत, सेहत का भी मुहाफ़िज़ है। गर्मियों के दिनों में जिस्म को ठंडी और ताज़गी फ़राहम करने वाले मशरूबात की तलब बढ़ जाती है। ऐसे मौसम में इमली और अदरक से तैयार किया जाने वाला शरबत ना सिर्फ जायके के एतबार से मुनफरिद है बल्कि सेहत के लिए भी मुतअद्दिद फ़वाइद रखता है। माहिरीन के मुताबिक ये कुदरती मशरूब जिस्म को तरोताज़ा रखने के साथ हाज़मे को बेहतर बनाने और एंटीऑक्सीडेंट्स फराहम करने में भी मददगार साबित होता है। दुनिया के मुख्तलिफ जो गर्म इलाके हैं उनमें इमली के मशरूबात अरसा दराज से पसंद किए जाते हैं। इमली की कुदरती खटास और अदरक की खुशबू और तेज़ी मिलकर इस शरबत को एक मुनफरिद जायका अता करती है। इमली में पोटेशियम, एंटीऑक्सीडेंट्स और मुफीद नबाताती अज्जा पाए जाते हैं, जबकि अदरक जिंजर और नामी कुदरती मरकब से भरपूर होती है जो निज़ाम हाज़मा के लिए फ़ायदेमंद समझा जाता है। तो जी आप लोग भी इमली और अदरक का शरबत पिएं गर्मी में और फिर मुझे बताएं जी कैसा लगता है। वैसे मैंने आज तक ख़ुद कभी टेस्ट नहीं किया कि कैसा होता है, लेकिन अच्छा ही होता होगा क्योंकि मुझे गोलगप्पे याद आ गए जिसमें हम इमली का पानी यूज़ करते हैं। माहिरीन का कहना है कि कम चीनी वाले कुदरती मशरूबात पसंद करने वालों के लिए इमली और अदरक का ये शरबत एक बेहतरीन इंतखाब बन सकता है। इसे रोज़मर्रा मामूल का हिस्सा बनाकर गर्मी के असरात में जो है वो कमी लाई जा सकती है। इस मशरूब की तैयारी भी नहायत आसान है और इसे तकरीबन 15 मिनट में तैयार किया जा सकता है। इसके लिए 3 खाने के चम्मच बग़ैर बीज वाली इमली को नीम गर्म पानी में तकरीबन 10 मिनट भिगो दिया जाता है। बाद अज़ां इमली को अच्छी तरह मसल कर छान लिया जाता है ताकि गूदा हासिल हो जाए। इसके बाद एक बर्तन में इमली का गूदा, देखिए जी हम आपको तरकीब भी पूरी बता रहे हैं तो आपने अब ट्राई करके बताना है। इसके बाद एक बर्तन में इमली का गूदा और 1 चम्मच कुचला हुआ अदरक और 3 कप पानी शामिल करके 10 से 15 मिनट तक हल्की आंच पर पकाया जाता है। हमेज़ा तैयार होने के बाद इसे छान कर ठंडा होने के लिए रख दिया जाता है। जब शरबत ठंडा हो जाए तो इसमें 1 चम्मच गुड़ या शहद, आधा चम्मच भुना हुआ ज़ीरा पाउडर, 1/4 चम्मच काला नमक और 1 चम्मच नींबू का रस शामिल करके अच्छी तरह मिक्स किया जाता है। आखिर में बर्फ़ और ताज़ा पुदीने के पत्तों से सजा कर पेश किया जाता है। फिर से आपको इसकी रेसिपी मैं बताती चलूँगी क्योंकि बहुत सी ख़वातीन अभी बड़ी शिद्दत से इसको देख रही होंगी। बहुत ही ईजी रेसिपी है कि आपने क्या करना है जी इसे तकरीबन 15 मिनट में तैयार किया जा सकता है। 3 खाने के चम्मच जो हैं वो आपने लेने हैं 3 टेबल स्पून इमली बग़ैर बीज के और इसका नीम गर्म पानी में आपने सिर्फ 10 मिनट्स के लिए जो है वो सोक कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने एक बर्तन में इमली का वो जो गूदा है जो आपने इमली को छान लिया उसमें से और वो गूदा जो है वो ले लिया। उसके बाद आपने क्या किया, एक इमली का गूदा और 1 चम्मच कुचला हुआ अदरक,
ठीक है, और 3 कप पानी जो है वो शामिल करके 10 से 15 मिनट तक हल्की आंच पर इसको पकाना है। इसके बाद जी ये बिल्कुल रेडी है। इसे ठंडा करें और इसमें भुना हुआ जी कह रहे हैं जी ज़ीरा पाउडर, 1 चम्मच आप गुड़ या शहद डाल दें थोड़ा सा मिठास के लिए, और साथ में 1/4 चम्मच जो है 1/4 स्पून जो है वो आपने डालना है ब्लैक सॉल्ट जो होता है काला नमक, और 1 चम्मच आपने नींबू का रस शामिल करना है। और फिर क्या करना है जी, फिर आपने आइस क्यूब्स इसमें मिक्स करनी है, इसमें डाल देनी है, और फिर पुदीने के मिंट लीव्स आपने उसके साथ डेकोरेट करके इसको जो है वो डेकोरेट करके कह रही हूँ इसको प्रेजेंट करके आपने जो है वो इसको जो है वो पीना है। तो जी ये है इमली का शरबत जो कि आपने जो कि इसमें रेसिपी बताई हुई है कि आपने उससे किस तरह से बनाकर तो घर में आप बहुत ईजीली जो है इसको पी सकते हैं। तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं है हम सब के लिए जी। तो ये तो थी जी हमने आपके साथ एक बड़ी ही सेहत के हवाले से आप कह लें डाइट के हवाले से भी हम आपको इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि आज इजलास तलब हो चुका है। पीपल्स पार्टी ने पंजाब के बजट पर एतराज़ात उठा दिए और इजलास तलब कर लिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बजट पर एतराज़ात उठा दिए हैं। पीपल्स पार्टी पार्लिमानी पार्टी की जानिब से बजट पर एतराज़ात उठाते हुए आज पंजाब असम्बली में अहम इजलास करेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा अली गिलानी का कहना है कि जनूबी पंजाब को सूबा ना बनाने, किसानों के नुकसानात का अजाला ना होने पर एतराज़ात हैं। अली गिलानी ने कहा है कि बजट में सबसे ज़्यादा फ़ंड्स लाहौर के लिए हैं, पंजाब के दीगर अज़ला को नज़रअंदाज किया जा रहा है। उनका कहना था कि सुथरा पंजाब शहरों की हद तक बेहतर है, लेकिन देहात बदस्तूर जो हैं वो गंदगी से दो चार हैं। तो आप देख सकते हैं जी जो पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं अली गिलानी, उनको सख्त किस्म के एतराज़ात हैं और उन्होंने इसी हवाले से आज इजलास भी तलब किया है और वो इस बजट के जो हैं बहुत ख़िलाफ़ हैं। और उन्होंने कहा है जी कि सबसे ज़्यादा फ़ंड्स जो हैं वो लाहौर के लिए जो हैं वो किए जाते हैं, उनके लिए मुख्तस किए जाते हैं। पंजाब के दीगर अज़ला जो हैं और जो दूसरे विलेजेस जो हैं वहाँ पर कोई काम ख़ास नहीं हो रहा और सुथरा पंजाब भी शहरों की हद तक महफूज है, उस तक जो है वो बस हो रहा है, सुथरा पंजाब शहरों तक ही चल रहा है। लेकिन जो देहात हैं वो बदस्तूर गंदगी से दो चार हैं। तो जी ये उनके एतराज़ात हैं जिसकी वजह से उन्होंने आज इजलास तलब किया है। इसके साथ साथ आपको एक और हम खबर देंगे इब्रारुल हक के हवाले से, जिनका कहना है कि जवाद अहमद मासूम आदमी हैं, उनके लिए बड़ी दुआएं मांगी हैं। मारूफ गुलकार इब्रारुल हक ने कहा कि जवाद अहमद मासूम आदमी है, मेरी उनके लिए दुआ है। एक सवाल के जवाब में इब्रारुल हक का कहना था कि जवाद अहमद मासूम आदमी हैं, मेरी उनके लिए दुआ है, उनकी बातों को एंजॉय करता जी। तो उन्होंने जी जवाद अहमद को मासूम आदमी कह दिया है और मासूम आदमी क्या वैसे नाम दिया है उन्होंने उनको, और उनके लिए दुआ भी करते हैं। उन्होंने बताया कि मैंने जवाद अहमद के लिए बड़ी दुआएं मांगी हैं, मैंने मक्का शरीफ जाकर दुआएं मांगी, वो हमारा कोलीग है, उसे अपसेट होता देखते हैं, उनके अंदर पता नहीं किस चीज़ का गुस्सा और नफ़रत है। अल्लाह करे वो नफ़रत ख़त्म हो जाए, उनके दिल को इत्मीनान, सुकून और खुशियाँ मिले। जवाद अहमद से मुतल्लिक एक और सवाल के जवाब में इब्रारुल हक का कहना था कि मैं हमेशा कहता था कि मेरी तरफ से कुछ नहीं, अब वो हर किसी के साथ ऐसा रवैया रख रहे हैं। अभी आपको अंदाज़ा हो गया होगा, जब इंसान बोलता है तो पहचाना जाता है, लेकिन मैं आज भी उनके लिए दुआ गो हूँ। तो जी इब्रारुल हक ने भी किसी न किसी तरह अपना जो कहते हैं ना जता दिया कि देखिए मैंने कुछ नहीं किया था, अब आपको नज़र आ रहा है जवाद अहमद ने ही किया था जो किया था। तो जी इब्रारुल हक ने एक तरह से अपनी क्लैरिफिकेशन भी दे दी और साथ में बता दिया कि क्या जो हैं वो उनको उनकी तरफ से कोई गिला नहीं है और जो कुछ भी हुआ था वो जवाद अहमद की तरफ से ही हुआ था, उन्हें पता नहीं किस चीज़ का गुस्सा और नफ़रत है। तो जी बातें आप लोगों के साथ चलती रहेंगी, न्यूज़ भी आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। अभी हमारे साथ मौजूद हैं जूम पे डॉक्टर सज्जाद बुखारी जो कि एनालिस्ट हैं, उनसे हम इसी हवाले से जानेंगे जो अमेरिका और ईरान के दरमियान जो मुआहदा तय पाया है। तो सबसे पहले आपको उनसे मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर सज्जाद, क्योंकि ट्रंप ने ईरान माहदे पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत कर दिए हैं और ये जो है वो तकरीब में वो शिरकत नहीं करेंगे, लेकिन देखिए एक बड़ी खुशाइन बात है, एक बड़े अरसे से एक चलता आ रहा था, एक
क्या कहें उसे, पूरी ग्लोबल इफेक्ट था ये कि कितना ज़्यादा एक तनाव था, एक कितना ज़्यादा एक परेशानी थी पूरी दुनिया में, और पेट्रोलियम मसनूआत में इसकी वजह से जो इजाफा हो रहा था वो अपनी जगह। तो ये देखें, इस हवाले से बड़ी खुश कुन बात है और बड़ी ही खुशखबरी है बहुत बड़ी हम सब के लिए और पाकिस्तान के लिए ख़ास तौर पर, कि पाकिस्तान ने अपना किरदार जो है वो बहुत अच्छे से निभाया है और नाम जो है हमारा वो बहुत हम कह सकते हैं पाकिस्तान एज अ हीरो बनकर पूरी दुनिया में उभरा है। तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया। देखिए, ये एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है जिसको MOU कहते हैं, और इसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर एक एग्रीमेंट होगा। लेकिन कल से फॉक्स न्यूज की बात करें या ईरानी मीडिया की बात करें, फिर बाद में GD वेंस ने उसकी वजाहत भी की और डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है, लेकिन एक 14 नुकाती जो मुसविदा है वो सोशल मीडिया की जीनत बना हुआ है। उसमें बहुत सारे ऐसे नुकात है, मैं समझता हूँ कि जिस पर अमल दरामद जो है वो करना एक आध ऐसा उसमें मुआहदा है जो शायद थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन ओवरऑल देखें तो ये जो 14 नुकात पर मुश्तमिल MOU है, जो कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, जो कि एक एग्रीमेंट में जाके बदलेगा। अल्लाह ना करे कि कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, कल ही अमरीकी और बरतानी क्रूड ऑयल 83 से $80 जो है पर बैरल से भी नीचे आ गया, और ये एक बड़ी अच्छी खबर है। और पाकिस्तान का, कतर का, सऊदी अरेबिया का, तुर्किया का बड़ा एक अच्छा किरदार रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने खुसूसी तौर पे पाकिस्तान और कतर का शुक्रिया अदा किया है, और ये इस्लामाबाद अकॉर्ड होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें जो समझने वाली है, माजी में हम ओस्लो अकॉर्ड की तरफ जाएं या बहुत सारे ऐसे मुआहदे हुए हैं, लेकिन इसकी खास बात यह है कि ये मुआहदा इस्लामाबाद अकॉर्ड कहलाएगा, क्योंकि ये इस्लामाबाद ने सबसे पहले इस ब्रेक थ्रू की बात करें या मेजबानी का शर्फ हासिल किया था। तो इसके बाद बहुत डेवलपमेंट होगी। और आपको पता है कि ईरान ने अपना तखमीना लगाया है, जो कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है 270 से 300 बिलियन डॉलर्स का। और ये JD वेंस ने भी इशारा दिया है, और अगर तो इसकी अदायगी हो जाती है तो मैं समझता हूँ कंपनसेशन हो जाती है या इसका मतबादल हो जाता है, फिर $24 बिलियन जो अकाउंट्स उनके मुंजमद किए हुए हैं वो अगर अनफ्रीज कर दिए जाते, और फिर स्टेट ऑफ हॉर्मस के हवाले से अगर टोल टैक्स, जिसके बारे में चाइना का, ईरान का बड़ा वाज़ेह और बड़ा सख्त स्टांस था, अगर वो उससे भी पीछे हट जाता है तो ये दोनों फरीकैन की कामयाबी होगी। लेकिन यूरेनियम की जो इनरिचमेंट के हवाले से बात की जाती थी, बार बार आपने भी सुना, उन्होंने कहा कि ओबामा के जो मुआहदा है ये उससे बहुत बेहतर होगा। ओबामा ने 3.36 के करीब कोई यूरेनियम इनरिचमेंट की इजाजत दी थी, लेकिन वो 60% तक इंक्रीज कर गया था। अब वो ये कह रहे हैं कि यूरेनियम जो है ये से मजीद इनरिच नहीं किया जाएगा, या डस्ट को डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, या पहाड़ों में कहीं दफन कर दिया जाएगा। लेकिन ये बात अभी तक फाइनल नहीं हुई है, क्योंकि ईरान इसे अपनी रेड लाइन भी कहता है, और ईरान के लिए ये एक बड़ा सख्त मौकिफ होगा। और जो इजराइल है उसने, आप देखें कि आखिरी घंटों तक भी कोशिश की कि उसने जनूबी लेबनान पर हमला कर दिया, और कोशिश ये की कि ये मुज़ाकरात किसी सूरत में नहीं। और कल उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं इजराइल के, उन्होंने भी ये कह दिया कि जी इस मुआहदे के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम इसमें फरीक नहीं है। तो अगर तो ईरान इजराइल और अमेरिका को दूर कर पाया तो ये इसकी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। एक कामयाबी तो उसने अचीव की ईरान ने कि यूरोप के 2 ममालिक ने जो है बड़ा सख्त मौकिफ अपनाया है, और जर्मनी और फ्रांस की बिलखुसूस में बात करूंगा। ये वही यूरोपीय ममालिक हैं जो हमेशा इजराइल की पुष्टपनाही करते रहे हैं, और बरतानिया में होने वाले जितने भी प्रोटेस्ट थे पैलेस्टीनियंस के, उनको दहशतगर्दी के साथ जोड़ता रहा, गिरफ्तारियां अमल में आई, उन पे केसेस बनाए गए। तो मैं समझता हूँ इस क्राइसिस के बाद एक नई दुनिया जो है उभर कर सामने आई है। नेटो की नाराजगी अमेरिका के साथ, और फिर यूरोपियन कंट्रीज का अमेरिका के इस मौकिफ या इस वार में हिस्सा ना लेना, तो ये भी एक बहुत बड़ी कामयाबी, क्योंकि कुछ नादान दोस्त ये समझते हैं कि शायद अमेरिका विन विन सिचुएशन पे है, या अमेरिका ने कुछ गेन किया है, हासिल किया है। अमेरिका ने सिर्फ नुकसान उठाया है। आप US सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज की अगर हालिया रिपोर्ट देख लें, उसमें तो भांडा फोड़ दी गया है उसने कि 45% से ज्यादा जो स्ट्राइक्स मिसाइल से
और जो एयर डिफेंस सिस्टम था या एयर डिफेंस जो मिसाइल्स थे उसका जखीरा जो है वो अमेरिका इस्तेमाल कर चुका है और आइंदा 5 साल लगेंगे इसको दोबारा से जखीरे को जमा करने में। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ पे बिलियंस ऑफ डॉलर यानी ईरान के मुताबिक या अब्बास इराकची ने और जिस तरीके से इस्माइल बकाई है जिनके फॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन है, जिस तरह उन्होंने कहा कि हमारे $300 बिलियन का हमें नुकसान हुआ है, तो ये मेरी जाती राय ये है कि ये ईरान की एक बहुत बड़ी कामयाबी है और ईरान की इस कामयाबी के पीछे एक यूनिटी नजर आती है ईरान की जानिब से। और ये हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा सबक है कि ईरान एज ए कौम जिस तरह उसने मुकाबला किया, एक सुपर पावर का मुकाबला किया और उसने रिस्ट्रेन भी किया, उसने सस्टेन भी किया, यानी बोथ साइड पर जो है वो कामयाब नजर आ रहा है। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा पैगाम है कि किस तरह जो है यूनिटी जो है वो आपको अपने से 20 गुना ज्यादा, जिस तरह हमने मार्का हक में अपने से बिल्कुल हमने माय पॉइंट इज दैट कि मैं भी यही कहने वाली थी कि हमने पहले उनको दिखाया है कि हम किस तरह से यूनिटी के साथ, जब हम पे बात आएगी तो हम भी दिखाते हैं, मुंह तोड़ हमने भी जवाब दिया था इंडिया को। तो ये चीज हमने ईरान में भी देखी। जी बिल्कुल ऐसे ही है और मैं समझता हूं कि ईरान और पासदारान ईरान की बात करें क्योंकि बड़ी कोशिशें की गई भारत की जानिब से। आप यकीन जाने मैंने उनके चैनल्स पे 2 ही चीजें सुनी है। एक ईरान के हवाले से उन्होंने कोई ऐसा अपना टॉक शो नहीं है, यानी जो अपने इंटरनल सिक्योरिटी है या जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रही हैं हिंदुस्तान के अंदर, या फिर इनका एक शुरू वाली ऑपरेशन था जो कि राजौरी सेक्टर में था। 2-3 कह रहे थे कि जी आतंकवादी घुस गए हैं, लेकिन इनकी 10 लाख फोर्सेस जो है वो उनका मुकाबला 15 दिन तक नहीं कर सकती थी। लेकिन इन्होंने उस पर टॉक शोज नहीं किए, इन्होंने किया ईरान पे टॉक शो किया। और ज्यादा अब जो है इन्होंने ये जो आजाद कश्मीर के अंदर जो सूरत हाल है, तो मैं समझता हूँ दोनों तरफ से टॉक शोज अब सारी दुनिया को पता चल गया कि वो कितना झूठ पर मबनी होते हैं, उनका मीडिया कितना झूठा है वो भी हमने दिखा दिया, उनके वो पोल भी खुल चुके हैं। जी बिल्कुल, एक तो झूठ की जहां तक बात करें तो फॉल्स नैरेटिव या झूठा चूरन उनका बिक रहा है, ये भी हमें सोचना पड़ेगा। ये हमारे लिए एक लम्हा फिक्रिया है। हमारा मीडिया आज कहाँ खड़ा है कि हमारा मीडिया जो है सच बोलने से भी कतरा रहा है। हमारा मीडिया वो जो सच्चा चूरन है या जो हकायक है और जो रियलिटी बेस्ड नैरेटिव है उसको बिल्ड करने में भी उस तरह कामयाब नहीं हो रहा। ये हमारे लिए बहुत बड़ा, हमें अपनी गिरबानों में झांकना है कि इंडिया ने इतना झूठ बोला, कहते इतना झूठ बोलो कि वो सच लगने लगे। तो उन्होंने उसी फार्मूले पे काम किया। आप देखिए मार्का हक और बुनियानुल मरसूस में हम जिस तरह कामयाब हुए, पूरी दुनिया ने, इवन के न्यूयॉर्क टाइम, वाशिंगटन पोस्ट की बात करें, बैनुल अक़वामी जरीदों की बात करें, सदर डोनाल्ड ट्रंप बार बार मुतादिद बार उनके राफाल जो है उसका जिक्र करते रहे। हमारा मीडिया गो के मई में बहुत मुतारिक था, इस हवाले से बात भी करता रहा मई 2025 में, लेकिन उसके बाद जो है वो हम उस तरह अपना नैरेटिव बिल्ड नहीं कर पा रहे जिस तरीके से हिंदुस्तान अपना झूठा बयानिया बेच रहा है, चूरन बेच रहा है। और ईरान के हवाले से उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान का कोई किरदार नहीं होगा, कभी कहते थे जनाब डाकिया का किरदार है, और कभी क्या से क्या, हम भरपूर अंदाज से कोशिश तो करते थे उसे काउंटर करने की, और हम ये कहते थे कि ये इस्लामाबाद अकॉर्ड होगा। देखिए इस पूरे मुआहदे के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारे मुल्क के लिए बाइसे फख्र है, जो कि हमारे 4 स्टार्स की कारकर्दगी है, जिसमें मैं 4 स्टार्स कहता हूँ, हमारे वजीर आजम, हमारे फील्ड मार्शल, हमारे नायब वजीर आजम और हमारे जो वजीर दाखिला हैं उन्होंने भी अपना हिस्सा इसमें डाला। तो हमारे इन 4 स्टार्स ने वो कमाल कर दिखाया कि आज उफक पे पाकिस्तान एक रोशन सितारे की तरह, और पाकिस्तान को ये शर्फ हासिल होगा कि वो इस्लामाबाद अकॉर्ड का सिग्नेटरी होगा, उसका मीडिएटर होगा। ये सबसे बड़ी बात है, और ये इस्लामाबाद अकॉर्ड हमेशा याद रखा जाएगा कि ये इस्लामाबाद की अनथक मेहनत, सालिसी की कोशिशों पे बिल आखिर ये दोनों फरीकैन आपस में आकर बैठ गए, इन्होंने एक मुआहदा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे साइन किया। ये तारीख हमेशा याद रखेगी।
बिल्कुल जी, तारीख हमेशा याद रखेगी। अच्छा जी, ईरान का एक बयान भी इसके साथ आया है, इस मुआहदे के साथ, कि अमेरिका से मुआहदे का मतलब उसके जंगी जराइम को माफ़ कर देना या भूल जाना नहीं है। थोड़े से बयानात में हमें दोनों तरफ से कुछ गड़बड़ सी नज़र आती है। आपको क्या लगता है इन फ्यूचर ये जो है, जैसे उसने साथ में ये भी कहा कि अमेरिका की नीयत और ईरान के हकूक़ के एहतराम को परखने के लिए मुआहदा किया है, इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, अगर तो हम इसका तकाबली जायजा लें या हम इसका कंपैरिजन भी थोड़ा सा कर लें, तो इससे सख्त मौकिफ अमेरिका ने अपनाया। अमेरिका ने एक सीज फायर की बात की, दूसरी तरफ उसने कहा कि हम इस तहजीब को खत्म कर देंगे। फिर ये कहा अगर ये मुआहिदा ना हुआ तो हम तबाह बर्बाद कर देंगे, अगर ये मुआहिदा ना हुआ हम तो ये कर देंगे। इवन कि उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया और डिवीजन की कोशिश की। कुर्दों को हमने असला दिया, बल्कि मैं तो बड़ा हंसा भी था एक दिन, वो कहा कि जी कुर्दों को असला दिया और कुर्दों ने वो असला ही छुपा दिया। यानी अमेरिका ने खुद एतराफ किया कि हमने कुर्दों को असला दिया कि आप बतौर प्रॉक्सी काम करो और ईरान के खिलाफ जो है मुतारिक हो जाओ, लेकिन वो कुर्दों ने जो है असला ही मेरा छुपा दिया। और दोनों जानिब से ये हवाले से रहा है, लेकिन अमेरिका का मौकिफ एज कंपेयर ईरान बहुत ही सख्त रहा है कि एक तरफ उन्होंने मुज़ाकरात की बात की है, एक तरफ फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने की बात की है, लेकिन दूसरी तरफ जारहाना बयानात का सिलसिला डोनाल्ड ट्रंप ने जारी रखा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के तशख़्ख़ुस को भी बहाल रखना था। अपनी पॉपुलैरिटी जो कि 34% जो है वो गिर गई है, उसको बहाल रखने के लिए भी भरपूर कोशिश की। और अभी तक वो कोशिशें जारी भी हैं कि ये देखें हमने मुआहिदा कैसे कर लिया, हमने तो डरा धमका के मुआहिदा कर लिया। लेकिन ईरान की जो काउंटर स्ट्रेटेजी थी वो बड़ी कामयाब रही है, और मैं ये समझता हूं कि शायद ये मॉडल एडॉप्ट किया जाना चाहिए। ये जो ईरानी यूनिटी थी ये एक मॉडल के तौर पर देखी जा रही है कि कोई भी अब ये ना समझे कि ताकतवर या ताकत के नशे में धुत होकर आप किसी मुल्क पर हमला करके वहां कब्जा कर लेंगे। देखिए, दो स्ट्रेटजीज होती हैं। एक होती है आपकी एयर स्ट्राइक्स, यानी आप पहले फिजाई तौर पर हमला करके उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करके उसकी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को या आप उसके पेट्रोकेमिकल प्लांट्स पे हमला कर देते हैं। उसके बाद आपको ग्राउंड फोर्सेस जरूर इस्तेमाल करनी है। अगर आप ग्राउंड फोर्सेस नहीं इस्तेमाल करेंगे तो आप ना रजीम चेंज का ख्वाब आपका पूरा होगा, ना ही आप अपने टारगेट्स को अचीव कर सकेंगे। तो पहले तो एयर स्ट्राइक्स में भी बदतरीन नाकामी का सामना हुआ, क्योंकि जब ईरान पे एयर स्ट्राइक्स होती थी तो बदले में वो अमेरिका के बगल बच्चे को, या मैं समझता हूं जिसकी ईमाम पे और ख्वाहिश पर ये हमला किया था, ईरान जो है वो तल अवीव पे, हैफा पे और उनके मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो हमले कर देता था। साथ में मिडिल ईस्ट में जो अमरीकी तंजीबात थी वो उन पे हमला कर देता था। और फिर हैरत की बात है, मुतादिद शोज में मैं इस चीज का जिक्र कर चुका हूँ जी, ईरान ने सरप्राइज दिया। उसने प्लान ए और प्लान बी दोनों को इकट्ठा एग्जीक्यूट किया, यानी उसने मिडिल ईस्ट पर भी हमला करना शुरू कर दिया। जो जी डॉक्टर सज्जाद साहब, टाइम हमारे पास शॉर्ट है। थैंक यू सो मच, आपने वाकई में बहुत अच्छे से एनालिसिस किया है। और ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें जिन्होंने तारीख रकम कर दी है, और नो डाउट हम सब के लिए ये एक बहुत बड़ा लेसन है जो हमने मार्का हक में जो हमने कारकर्दगी दिखाई, जो ईरान ने अपना जो है अपने आप को पूरी दुनिया में जाहिर किया है कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है। और नेशंस को इतना ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए अपने मुल्क की हिफाजत के लिए। हम सबको जो है इसी तरह यूनिटी के साथ मुकाबला करना चाहिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स अगेन। इसके साथ ही जी शो का टाइम ख़त्म होता है। बहुत सारी दुआओं के साथ इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।